आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम दैट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024। यह हमारा करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिसमें ऑन अ डेली बेसिस हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं उनको हम अपने इस करंट अफेयर प्रोग्राम में डील करते हैं। इस करंट अफेयर प्रोग्राम में हम इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे जो भी टॉपिक इन न्यूज़ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको इस करंट अफेयर में हम डील करते हैं। तो आज का सेशन हम बिगिन करने से पहले देखते हैं कि क्या लिस्ट ऑफ आइटम्स हम डील करने वाले हैं और इसमें किन किन एरियाज पे फोकस रखना है जो कि हम एग्जाम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल जो हम डील करने जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, मोर स्पेसिफिक ये स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि इसरो ने ऑफ रीसेंट एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है। तो देखेंगे कि आखिर ये सैटेलाइट जो इनसैट 3DS है ये किस लिए लॉन्च की गई, इसका कोर पर्पस एंड गोल क्या है। बियॉन्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो स्पेस सेक्टर में क्वेश्चंस आते हैं वो सैटेलाइट बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन आए तो वो किस टेक्नोलॉजी के बेस पे वो लॉन्च किया गया है, जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो किस पर्पस के लिए लॉन्च की गई, ऐसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बियॉन्ड जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है या उसके पीछे जो फंक्शनिंग इंपॉर्टेंस टेक पार्ट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बियॉन्ड जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे वो इंडिया और उसके बायलैटरल रिलेशन से स्पेसिफिक डील करेगा, जिसमें इंडिया और ताइवान से रिलेटेड इशू को हम देखेंगे कि ऑफ रीसेंट इंडिया और ताइवान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो किस फील्ड में साइन हुआ है। एंड इस टॉपिक को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हुए इंडिया और ताइवान के बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे कि इंडिया और ताइवान के बायलैटरल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। इस इंटरनेशनल रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम मैपिंग का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि ताइवान वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेटेड है, किन किन वाटर बॉडी से सराउंडेड है, बियॉन्ड कौन सी स्टेट जो है इस ताइवान के सराउंडिंग में लोकेटेड है, ताइवान की अपनी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, आज के टाइम पे कैसे ताइवान एक प्रोमिनेंट रीजन बना हुआ है या उसकी जो सिग्निफिकेंस है ग्लोबल सप्लाई चेन में एक पर्टिकुलर चीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। इस पर्सपेक्टिव से हम इंडिया और ताइवान के इस बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे। तीसरा टॉपिक भी हम इंडिया और बायलैटरल रिलेशनशिप के बिहाफ पे देखेंगे कि इंडिया और कोलंबिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। तो आखिर ये टॉपिक है क्या और किस फील्ड में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इस टॉपिक को फर्दर एज एन IR का टॉपिक है तो हम मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, देखेंगे कोलंबिया का मैप पे कहाँ लोकेशन है, कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स कोलंबिया के बिसाइड्स में या उस कॉन्टिनेंट से जो भी रिलेटेड होंगे वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के थ्रू साउथ अमेरिका में पास होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थ्रू पास होती हैं, कोलंबिया में और ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इंडिया और कोलंबिया के रिलेशन कब से इवॉल्व हुए, वो सारी चीज़ें हम इस इंडिया एंड कोलंबिया के बायलैटरल रिलेशनशिप में देखेंगे। चौथा टॉपिक जो है एक साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिजीज एक इंपॉर्टेंट जोन है, यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। बियॉन्ड स्टेट पीसीएस में भी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि WHO ने एक डिजीज है दैट इज नोन एज डिप्थीरिया, इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी हैं। वो गाइडलाइंस क्या हैं, उसके बियॉन्ड हम देखेंगे कि आखिर ये डिप्थीरिया क्या है, इसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर क्या है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है या फंजाई के थ्रू है या वायरल डिजीज है, इसके क्योर के लिए क्या क्या मेजर्स दिए गए हैं। एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस आजकल टाइम में एक प्रिवेलेंट इशू बहुत ही कॉमन है, तो उसमें देखेंगे कि हम डिप्थीरिया कैसे इससे एसोसिएटेड है और WHO ने क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया है। तो इस साइंस एंड टेक के टॉपिक को हम अपने फैक्चुअल पार्ट में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डील करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील ऑल्दो एक सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें लॉ कमीशन ने एक कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, जिसमें जो भी मैरिजेस आज के टाइम पे जो NRI इंडिविजुअल्स जो बाहर रहते हैं और इंडिया में आके शादी करते हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज एंड कंसर्न्स अराइज हुए हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ कमीशन ने कुछ प्रपोजल दिए हैं। वो देखेंगे कि आखिर क्या क्या प्रपोजल दिए हैं इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लॉ कमीशन ने। एंड बियॉन्ड इसको जो है हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि NRI कौन है एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, उनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, कैसे हमारे इंडिया के जो डायस्पोरा हैं उनकी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस कम्युनिटी को कुछ स्पेसिफिक फीचर्स दिए गए हैं, क्या वो इंडिया के सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, वो सारी चीजें हम इस जो है टॉपिक में डील करेंगे।
तो इसी भी आप पे आज का सेशन बिगिन करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन डील करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। नाउ जो पहला टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं, ऐसा ही डिस्कस कि वो इसरो से रिलेटेड है, जो कि एक सैटेलाइट ऑफ अ रीसेंट जो इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसको इनसैट 3DS बोलते हैं। अब इस सैटेलाइट के लॉन्च करने का पर्पस क्या है वो पहले देख लेते हैं कि इस सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है कि ये सैटेलाइट जो है वेदर को मॉनिटर करेगा और फोरकास्ट देगा, यानी कि जो भी वेदर पैटर्न एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रीजन में हमारी कंट्री में हो रहे हैं उसको जो है ये सैटेलाइट मॉनिटर करेगा। एविएशन सेक्टर में विजिबिलिटी एस्टिमेशन हो उसके लिए भी ये सैटेलाइट रेगुलर टाइम पे इनपुट्स देगा, यानी कि जो हमारी एयरप्लेन्स या जो भी ऐसे एयर मूवमेंट होती हैं वो एट ईज हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। इस सैटेलाइट के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि जो एविएशन सेक्टर में एक बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इस सैटेलाइट के थ्रू मीट आउट हो पाएगा। फॉरेस्ट फायर का इशू भी क्वाइट प्रोमिनेंट एंड रैम्पेंट है, आप देखते हो जंगलों में आग लग जाती है, तो ऐसे इशू को भी मॉनिटर करने के लिए ये जो है सैटेलाइट कैपेबल है। बियॉन्ड कुछ फिशिंग जोन्स हैं, राइट, कहाँ पे फिशिंग प्रोमिनेंट है कोस्टल एरियाज में, अगर फिशिंग का पर्सपेक्टिव है, कहाँ पे बेटर फिशिंग प्रोस्पेक्टस है, वो ये सैटेलाइट इनसैट 3DS जो है उसको मॉनिटर करने के लिए क्वाइट कैपेबल एंड सूटेबल है। तो इस बिहाफ पे इस सैटेलाइट को जो इसरो ने लॉन्च किया है। तो एज एन जीके पार्ट ऑफ द आंसर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि इनसैट 3D किस लिए लॉन्च किया गया, तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आप इन्हें बता सकते हैं कि ये वेदर फोरकास्ट के लिए है, फॉरेस्ट फायर जो लगती है उनके लिए है, फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड है, एविएशन में भी इसका जो है बेनिफिट्स या इनपुट इस सैटेलाइट के थ्रू जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस में हेल्प मिल सकती है। तो इस बिहाफ पे इनसैट 3D जो है लॉन्च किया गया है। अब इसरो का फर्दर प्रोजेक्ट है, इसके इनसैट 3D की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद आगे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो इनसैट 4 भी इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक इनपुट है, ऑल्दो एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट फॉर जनरल अवेयरनेस कि ये ऐसा कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग इन फ्यूचर इसरो करने वाली है। अब ये सेकेंड सक्सेसिव इसरो का एफर्ट है जो कि इस ऐसे सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए किया गया है, और इसके पीछे जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है उसको GSLV बोलते हैं। यानी कि ये सैटेलाइट स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर एक यूनिवर्स में इनको सेंड करना होता है तो किसी लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो इस इनसैट 3DS को जो है GSLV के थ्रू लॉन्च किया गया है। आगे हम देखेंगे कि GSLV क्या होता है और PSLV से कैसे डिफर करता है, तो इसका कोर पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखेंगे। तो इसी बिहाफ पे ये न्यूज़ में रहा है कि इसरो ने इसको ऑफ रिसेंट लॉन्च किया है और ये क्वाइट अपलॉडेबल बताया गया है इसरो की जर्नी के लिए कि ये सेकंड स्टेट सर्किस है और बियॉन्ड जो सैटेलाइट्स की वेट कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जितना वेट ये लॉन्च व्हीकल कैरी कर सकते हैं वो अभी एनहेंस हुए। तो ये बताया गया है कि एडिशनल 50 kg पेलोड इसको लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट का जो लाइफ टेन्योर है वो अराउंड 10 साल के लिए होगा, यानी कि ये मिशन 10 साल तक अपना मिशन अपना ऑब्जेक्टिव जो है पूरा करेगा। तो इसकी लाइफ साइकिल अराउंड 10 ईयर्स है। तो इस हिसाब से ये इन न्यूज़ रहा है। नो एग्जाम में मोर स्पेसिफिक UPSC के एग्जाम में इससे जो स्टैटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लॉन्च व्हीकल से एसोसिएटेड है कि आखिर ये GSLV क्या है, कैसे फंक्शन करता है, बियॉन्ड PSLV क्या है और GSLV और PSLV में क्या डिफरेंस है। एंड सिंस ये जो रॉकेट्स की लॉन्चिंग के यानी कि जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए उसमें जो प्रोपल्शन यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स डिफरेंट स्टेजेस में यूज़ किए जाते हैं, ये ऐसा फैक्चुअल पार्ट प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC के। एंड देयर से प्रोबेबिलिटी कि इससे सम हाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है बिल्डअप किए जा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, आखिर GSLV कितने स्टेजेस पे इनकी प्रोपल्शन सिस्टम है, कितने स्टेजेस हैं उन प्रोपल्शन सिस्टम में, बियॉन्ड कितने हाइट और कितने वेट तक ये GSLV जो है इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कर सकता है। तो एज यू नो कि GSLV को जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। GSLV स्टैंड्स फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो सैटेलाइट्स हैं उनको जो है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में इनिशियली ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद ये सैटेलाइट फर्दर जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में चली जाती हैं। अब GSLV के थ्रू जो कुछ सैटेलाइट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन के लिए कोई सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं जैसे सेल फोन हुआ या कुछ ट्रांसपॉन्डर हुआ, तो ऐसे कुछ डिवाइसेस जिनका हम कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं उनको
को उनके लॉन्चिंग के लिए जो है इस GSLV का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एज आई मेंशन कि इनसाइट 3DS की लॉन्चिंग की गई है, तो वेदर फोरकास्टिंग या वेदर पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए भी ऐसी सैटेलाइट्स को जो है GSLV के थ्रू लॉन्चिंग किया जाता है। ये हायर पेलोड कैरी करती हैं एज कंपेयर टू द PSLV एंड बियॉन्ड एक ग्रेटर रेंज ऑफ हाइट एज कंपेयर टू द PSLV ये सैटेलाइट्स को जो लॉन्चिंग की जाती है। हम देखेंगे अभी कि अराउंड 36,000 किलोमीटर्स तक जो है ये सैटेलाइट्स को एट अ हाइट लॉन्च कर सकती हैं और अराउंड 5,000 kg का पेलोड जो है ये कैरी कर सकती हैं मैक्सिमम, राइट। तो एज कंपेयर टू द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कंपैरिजन में ये GSLV फार कैपेबल हैं, फार मोर वेट कैरी कर सकती हैं एंड फार मोर हाइट तक ये जो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर सकती हैं। तो इस बिहाफ पे ये GSLV क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। और फिर रिसेंट हमने जो है चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी, तो इसी लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया था जिसमें GSLV Mach 2 के थ्रू जो है हमने चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग की थी कि वो सैटेलाइट जो जाके आपके मून पे ऑब्जर्व करेगा, तो इसी लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया था। और इस GSLV के कई सारे वेरिएंट्स हैं जैसे कि GSLV MK1, MK2 एंड MK3। तो एज यू नो कि अब तक आपने समझ लिया कि ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। बियॉन्ड आगे देखते हैं कि ये जो GTO टर्म यूज़ किया गया है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट टर्म यूज़ किया गया है, ये क्या है स्पेस सेक्टर में। नाउ ऐसे यू नो कि इन सैटेलाइट्स का एक कोर पर्पस होता है, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए है या वेदर पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए है, कहीं पे फॉरेस्ट में फायर लगे उसको ऑब्जर्व करना है या फिशिंग से रिलेटेड जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो ये सैटेलाइट एट पर्टिकुलर हाइट एट पर्टिकुलर रीजन जो है लोकेटेड रहती हैं और अर्थ के एक स्पेसिफिक एरिया को मॉनिटर करती हैं, राइट। तो जो सिग्नल अर्थ पे भेजती हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ सिंस एज यू नो कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, यानी कि अर्थ स्टेशनरी नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है एंड समहाउ सन के अराउंड भी जो अर्थ जो है रिवॉल्व करता है। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए कि ये सैटेलाइट अगर एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अर्थ को मॉनिटर करने जा रहा है, तो या तो अर्थ स्टेशनरी हो और ये सैटेलाइट स्टेशनरी हो तभी मॉनिटर हो सकता है, या अर्थ के मूवमेंट के सिंक्रोनस में भी इस सैटेलाइट का मूवमेंट हो तभी वो उस स्पेसिफिक रीजन पे जो है सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकता है। तो इसी बिहाफ पे इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है और इन सैटेलाइट को जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं, यानी कि सैटेलाइट सिंक होती हैं अर्थ के मूवमेंट पे। जिस स्पीड से अर्थ जो है रोटेट कर रहा होता है उसी स्पीड से उसी स्पीड के सिंक्रोनस में जो है सैटेलाइट भी मूव कर रही होती है। तो ऐसा अपीयर होता है कि अर्थ के जिसमें अपीयरेंस में जो सैटेलाइट जो है एक स्टेशनरी है, ऑल्दो ये दोनों मूव कर रही हैं। तो ये जो सैटेलाइट है इसको ऑन ए पर्टिकुलर रीजन इस जियो स्टेशनरी जो है ऑर्बिट में भेजा जाता है ताकि ये सैटेलाइट जो है अर्थ के साथ साथ मूव करे और पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अर्थ से जो वेदर या अर्थ ऑब्जर्वेशन या कम्युनिकेशन जैसी फैसिलिटी को जो है प्रोवाइड कर सके। नाउ ये हुआ जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को ले आना इतना आसान नहीं है, राइट। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर से ग्रेविटेशनल पुल से इस सैटेलाइट को फर्दर इन द यूनिवर्स जो है सेंड करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर डिफाइन किए गए स्पेस सेक्टर में, जिसमें ये जो सैटेलाइट हैं समवेयर आप अज्यूम करो कि साउथ अमेरिका है, यहाँ से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ से थ्रू द लॉन्च व्हीकल, जिसमें अभी हम GSLV की बात कर रहे हैं, GSLV जो ऐसा लॉन्च व्हीकल है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और उस लॉन्च व्हीकल पे इन सैटेलाइट्स को लोड किया जाता है एंड थ्रू द प्रोपल्शन सिस्टम ये सैटेलाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से मूव कर देता है। एज यू कैन सी इन द इस इमेज के अगर साउथ अमेरिका से ये फ्लाइट जो है ये लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च होता है और ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए जो अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पे जो है जिसको पेरिजी बोलते हैं, इसको जो है ये GTO ऑर्बिट में जो है ये सैटेलाइट आता है, राइट। तो अर्थ के स्पेसिफिक पार्ट से लॉन्च किया जाता है एंड थ्रू द यूज ऑफ दिस प्रोपल्शन सिस्टम ये जो सैटेलाइट है इस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में आता है। तो एज डिस्कस की ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसका पर्पस है सैटेलाइट्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम द इनिशियल लॉन्च पोजीशन टू इट्स फाइनल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि इस फाइनल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आने से पहले सैटेलाइट को इनिशियल पार्ट ऑफ द अर्थ से लॉन्च किया जाता है और फिर ये GTO में आती है और यहाँ से फिर ये मूव करके इस जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आती है।
तो जो ये आपका जो GTO है, ये पेरिजी लोकेशन बोलता है। पेरिजी एज ए टर्म शोज नियरेस्ट पॉइंट टू द अर्थ। मून के रेफरेंस में पेरिजी टर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे यू कैन सी कि द सैटेलाइट इज प्लेस्ड इनटू द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद ए लो पॉइंट दैट इज नोन एज पेरिजी जस्ट अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के जस्ट अबव ये पेरिजी लोकेशन सैटेलाइट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आती है। एंड यू कैन सी कि ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम इसका असिस्ट करता है और ये मूव करते हुए थ्रू दिस GTO ऑर्बिट इज समहाउ इस आपकी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है इसमें आके ये सैटेलाइट मर्ज होती है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए कि कैसे सैटेलाइट की लॉन्चिंग फ्रॉम द इनिशियल प्लेस से लॉन्च होती है एंड टू ए पर्टिकुलर रीजन दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कैसे मूव किया जाता है थ्रू दिस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड है। बियॉन्ड इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात कीजिए GSLV की, तो एग्जाम इनपुट के हिसाब से इसमें कंपैरिजन के बेसिस से आपसे पूछा जा सकता है कितने स्टेजेस में इनका प्रोपल्शन सिस्टम है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस है या 4 स्टेजेस है। बियॉन्ड जो स्टेजेस है उनमें कौन कौन से केमिकल का जो यूटिलाइजेशन किया जाता है ये आपसे पूछ सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये फैक्चुअल पार्ट में आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये एक प्रोटोटाइप है GSLV Mach 3 का जो अभी आई डिस्कस कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के लिए यूज किया गया था ये लॉन्च व्हीकल। यू कैन सी कि ये सैटेलाइट है, राइट। ये सैटेलाइट है जिसका काम है आपको जो है आप सिग्नल यूनिवर्स में जाके जो है आपको सिग्नल प्रोवाइड करनी है। चंद्रयान 2 के टाइम पे जो लॉन्चिंग की थी उसी का एक इमेज है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस इस लॉन्च व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं और इन स्टेजेस का जो डिफरेंट प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। एज यू नो कि अर्थ में ग्रेविटी होती है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए उतना थ्रस्ट या उतना फोर्स किसी बॉडी पे लगाना होता है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा सके। तो उसके लिए यूटिलाइजेशन इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाता है और ये लॉन्च व्हीकल फंक्शन करती हैं कुछ प्रोपल्शन सिस्टम के बिहाफ पे, यानी कुछ किसी अपथ्रस्ट की वजह से जो लॉन्च व्हीकल ऊपर की तरफ उठती हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस में बटी हैं। तो ये जो GSLV का जो पहला स्टेज है वो जो है सॉलिड रॉक बूस्टर से बना होता है। यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये पूरा जो आपका जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है ये पूरा पार्ट, राइट, यू कैन सी दिस, ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है और इसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो होता है एक मिक्सचर किसका, पाउडर्ड अमोनियम एंड पाउडर्ड एल्यूमिनियम एंड अमोनियम परक्लोरेट, यानी कि एल्यूमिनियम अलोंग विद द अमोनियम परक्लोरेट के पाउडर का यूज होता है एज स्टेज 1, पहले स्टेज में जो कि सॉलिड है, राइट, जो कि हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट में, यानी कि इसकी इनिशियल लॉन्चिंग में जो ये सॉलिड आपका बूस्टर, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आज आपने वीडियोस में या इमेजेस में देखी होगी जब ये लॉन्च व्हीकल लॉन्च होता है तो यहाँ पे जो है इग्निशन होता है, यानी कि ये थ्रस्ट प्रोवाइड होता है और ये लॉन्च व्हीकल ऊपर की तरफ लॉन्च होता है, जिसमें पहला स्टेज जो कि सॉलिड है और सॉलिड में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, एल्यूमिनियम और अमोनियम परक्लोरेट, राइट। तो ये आपकी एक एग्जाम इनपुट हो गया। बियॉन्ड जो सेकेंड स्टेज है वो लिक्विड बेस्ड है और इस लिक्विड स्टेज में जो यू कैन सी इन दिस इमेज की ये जो पार्ट है ये लिक्विड स्टेज है और इसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो क्या है, वो है अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन अलोंग विद द नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये दो केमिकल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का सैटेलाइट लॉन्चिंग में या लॉन्च व्हीकल में यूज होता है या नहीं होता है। बाइक्स में आपने जनरली देखा होगा कैसे नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के सिलेंडर्स जनरली मूवीज में दिखाता है कि दे यूज इन द बाइक्स एंड कार की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो सेकंड स्टेज में आपका जो लिक्विड बेस्ड है, जो तीसरा स्टेज है वो क्रायोजेनिक पार्ट है। अब एज आई डिस्कस की ये GSLV की जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द PSLV, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट और ज़्यादा हाइट तक ये GSLV के थ्रू जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। उसके पीछे जो डिज़ाइनिंग है वो क्रायोजेनिक, यानी कि जो तीसरा स्टेज है वो क्रायोजेनिक बेस्ड है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द लिक्विड हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, जो एक हाईएस्ट स्पेसिफिक इम्पल्स प्रोवाइड करता है एंड बियॉन्ड, क्योंकि ये क्रायोजेनिक यानी कि लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर्ड हैं ये केमिकल्स, तो इनकी जो डेंसिटी लोअर होती है और ये कैपेबल बनाती हैं इस लॉन्च व्हीकल को ग्रेटर वेट कैरी करने के लिए, यानी कि इन लॉन्च व्हीकल का वेट ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। तो सैटेलाइट का अगर वेट ज्यादा है तो थ्रू दिस लॉन्च व्हीकल यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है और केमिकल्स क्या है क्रायोजेनिक इंजन में, लिक्विड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द लिक्विड हाइड्रोजन, राइट। तो ये एक एफिशिएंट जो है इंजन की तरह काम करते हैं, जो कि फाइनल पुश देने में इस लॉन्च व्हीकल को जो है
असिस्ट करते हैं। नाउ जो यहाँ पे जो टॉप पे ये बनाया गया, इसको जो है पेलोड फेयरिंग बोलते हैं। तो जब ये लॉन्च व्हीकल की लॉन्चिंग की जाती है तो एट ए ग्रेजुअल स्टेज एट ए पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के जाने के बाद ये जो पेलोड फेयरिंग है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और इसका कोर पर्पस है कि इस जो सैटेलाइट का है एरोडायनेमिक्स की वजह से जो भी दिक्कतें हो रही हैं उससे इस सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करना है। इसका फंक्शन है कि जो पेलोड ये सैटेलाइट है उसको प्रोटेक्ट करना और एरोडायनेमिक्स फोर्सेस से उनसे शील्ड करना, और भी कोई ऐसी हार्श कंडीशन है उनको उनसे जो है इस सैटेलाइट को जो है नो सेफ रखना है। तो जब एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चला जाता है और इस सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो ये जो पेलोड फेयरिंग है ये रिमूव हो जाता है और सैटेलाइट आउट ऑफ इस पेलोड फेयरिंग से बाहर निकल के अपना फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आने के बाद जो है रिज्यूम कर देता है। तो दिस इज हाउ दिस स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन कौन से केमिकल्स इस GSLV में यूज किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेजेस का है? 3 स्टेजेस का। पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा स्टेज जो है आपका क्रायोजेनिक बेस्ड है। कौन कौन से केमिकल्स ये हमने देख लिया। GSLV क्या है वो देख लिया। अब देखते हैं GSLV और PSLV में डिफरेंस क्या है। ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV है। GSLV एज आई डिस्कस की एक लार्जर हाइट के लिए होता है, यानी कि ये अब तक अराउंड 36,000 किलोमीटर तक जो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग थ्रू दिस GSLV की जाती है। और वहीं अगर PSLV की बात की जाए तो एट अ मैक्सिमम ऑफ 600 टू 900 किलोमीटर थ्रू PSLV लॉन्च किया जा सकता है। तो यू कैन सी कि कितने किलोमीटर्स का हाइट का डिफरेंस है। वेट की बात की जाए तो अराउंड 5000 kg का जो वेट थ्रू दिस GSLV जो है लॉन्च किया जा सकता है। और PSLV में अप टू मैक्सिमम ऑफ 2000 kg ऑफ वेट जो है थ्रू दिस PSLV के थ्रू लॉन्च किया जाता है। तो इससे क्या सिग्निफाई होता है कि जो GSLV की कैपेबिलिटी है पेलोड को कैरी करने के लिए वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और PSLV के एज कंपेयर टू GSLV लोअर कैपेबिलिटी है, राइट। तो इस भी पे दोनों डिफर करते हैं। बियॉन्ड जो GSLV का यूज होता है क्योंकि लार्जर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन की सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग की जाती है कि एक लार्जर डोमेन में जो है कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करे। तो जो नॉर्मली GSLV के थ्रू जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। और PSLV के थ्रू जो है जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। नाउ एक बेसिक सा डिफरेंस सिर्फ इन्हीं 2 इनपुट्स में एग्जाम में जनरली आ जाता है। ये ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे दे कैन आस्क कि रिमोट सेंसिंग के लिए GSLV की लॉन्चिंग होती है एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए PSLV की, तो ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये आपको आना पर्पसली आना चाहिए दिस फैक्चुअल पार्ट की कम्युनिकेशन या वेदर मॉनिटरिंग के लिए GSLV है, रिमोट सेंसिंग के लिए या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए PSLV की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और ये एट अ फार्दर डिस्टेंस हमने देखा था कि जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में GSLV के थ्रू लॉन्चिंग होती है, लेकिन इनिशियली जो है इसको GTO में भेजा जाता है। GTO के बाद फर्दर जो है सैटेलाइट इन द जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में जो है जाती है। तो ये जो PSLV का है क्योंकि लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना है तो ये टिल जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट ही PSLV के थ्रू जो भेजा जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन GSLV एंड PSLV। एग्जाम में कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बियॉन्ड जो फैक्चुअल पार्ट है केमिकल्स का ये पूछा जाता है, कितने स्टेजेस में है ये पूछा जाता है। एंड बियॉन्ड इनसैट 3DS जो एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो अगर नियर बाय कोई एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन है तो देयर से प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस सैटेलाइट लॉन्चिंग सेक्शन जो है, जो कि स्पेस से रिलेटेड न्यूज आइटम है। Now the next article that we are going to deal is related to India and Taiwan's bilateral relationship. यूपीएससी के सिलेबस में एज यू नो कि एक टॉपिक मेंशन है इंडिया एंड इट्स बाइलेटरल रिलेशनशिप। तो उसी यहाँ पे ये आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं जिसमें इंडिया और ताइवान के बाइलेटरल रिलेशनशिप पे देखेंगे और देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में ये इसलिए है कि ऑफ रिसेंट इंडिया और ताइवान ने एक फील्ड में एग्रीमेंट साइन किया है और वो फील्ड कौन सी है? माइग्रेशन से रिलेटेड। इंडिया और ताइवान के बीच में माइग्रेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ताइवान एज यू नो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड नेशन है जो कि चाइना के विसिनिटी पे लोकेटेड है, राइट। और ताइवान की जो है डेमोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है अब एजेड हो रही है, राइट। यहाँ की पॉपुलेशन जो एजेड हो रही है एंड उसके बियॉन्ड जो यहाँ के यूथ है, ताइवान के जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, वो मैरिज के बाद जो बच्चा पैदा करने के लिए उनका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, यानी कि जो वहाँ की बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन कर रही है। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है
ताइवान की इकोनॉमी में पड़ रहा है, यानी कि एक तो एजिंग पॉपुलेशन एंड बियॉन्ड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, यानी कि यहाँ के प्रोडक्टिव, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स उतने प्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं है। तो इस बिहाफ पे ताइवान ने जो है इंडिया से ये एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया अपने यहाँ से लेबर फोर्स जो है ताइवान में प्रोवाइड करेगा। इंडिया एज यू नो कि हम जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इतना मासेस ऑफ द पॉपुलेशन है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, विन विन सिचुएशन के लिए इंडिया और ताइवान के बीच में ये बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इंडिया जो है ताइवान जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा वी ऐसे इंडियन इंडिविजुअल्स को, जिससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो हमारे इंडियंस को जो है जॉब मिलेगा, ताइवान के लिए उनकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी में बूस्टअप होगा। तो इसी बिहाफ पे जो है ये ताइवान और इंडिया के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नाउ ये तो न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट हुई। अब इस टॉपिक को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और उसको थोड़ा आईआर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ताइवान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है। ताइवान एज यू नो कि ताइवान और चाइना का जो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है और इस बिहाफ पे अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री अगर ताइवान के साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप बनाती है तो चाइना उसके फेवर में नहीं रहता। चाइना की अपनी एक पॉलिसी है जिसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं और इसकी जेनेसिस जो है 1949 में जाती है कि जब चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि चाइनीज रेवोल्यूशन जब 1949 में आया तो ताइवान जो इनिशियली चाइना का ही पार्ट था, यानी कि चाइना एंड ताइवान वेर वन कंट्री, लेकिन चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद ताइवान की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाती है अंडर द पार्टी KMT और चाइना जो है CCP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू जो गवर्न होने लगता है। लेकिन चाइना अप टिल नाउ जो है हमेशा 1949 के बाद से ही अभी भी ताइवान को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है और इसको वन चाइना पॉलिसी के थ्रू ही गवर्न करता है। तो कोई भी फॉरेन कंट्रीज अगर ताइवान की एग्जिस्टेंस को क्लेम करती है या उसको क्रेडेंशियल देती है तो चाइना उसके फेवर में नहीं रहता है, यानी कि चाइना उसके अगेंस्ट में रहता है। तो इसी बिहाफ पे जो है ताइवान के साथ फॉरेन रिलेशन विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है गवर्न होते हैं और इंडिया का भी जो पॉलिसी स्टैंड है वो चाइना के ही व्यू पॉइंट से, यानी कि इंडिया भी चाइना के वन पॉलिसी से सहमत है। तो उस बिहाफ पे जो इंडिया का ताइवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई भी जो है ऐसा फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। इंडिया अभी भी वन चाइना पॉलिसी को एग्री करता है और इस बिहाफ पे ताइवान से कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। लेकिन इन द बैकड्रॉप इंडिया और ताइवान के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है, जो ट्रेड रिलेशनशिप है विद टाइम जो है ये ग्रो करता आया है। अभी हम आगे देखेंगे कि वर्थ $7.5 का जो है $7.5 बिलियन का ट्रेड जो है हम ताइवान के साथ करते हैं। तो ऑल्दो इंडिया का कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान पे डिस्कशन चल रहा है और इंडिया में जो है ताइवान का अराउंड $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो इस हिसाब से ताइवान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड एज यू नो कि ताइवान भी चाइना के अगेंस्ट में है और जियो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो ताइवान और इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनमें भी एक कॉमनैलिटी आ रही है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इन दोनों ही कंट्रीज का एक दूसरे की तरफ इंक्लिनेशन क्वाइट बढ़ता जाएगा। बियॉन्ड एज यू नो कि ये जो आज का टाइम पीरियड जो 21st सेंचुरी, ये एज ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे है ये टेक्निकल डिवाइसेस पे बेस्ड है, यानी कि जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं उसके बिहाफ पे आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इस सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का सप्लाई चेन, इनकी जो मोनोपोली है उसको खत्म करने के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो 60% सेमी कंडक्टर जो डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग या सेमी कंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है ताइवान में। तो ऐसा लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ताइवान का रेलेवेंस क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस हो जाता है। और इस 60% पे जो 90% हाई एंड जो डिवाइसेस है सेमीकंडक्टर बेस्ड वो ताइवान में लोकेटेड हैं। तो ताइवान के साथ ना इंडिया के रेदर रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। और ताइवान की इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी भी चाइना से इसी बिहाफ पे बाकी कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है। तो इसी बिहाफ पे इंडिया और ताइवान के रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ताइवान जो है ये आप यू कैन सी इन दिस इमेज कि चाइना के विसिनिटी पे लोकेटेड है और एक नैरो स्ट्रेच ऑफ बॉडी है जिसको स्ट्रेट ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं।
अब प्रीलिम्स में दे कैन आस्क व्हाट इज स्टेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज। तो ये ज्योग्राफी बेस्ड टर्म आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ही जरूरी है कि एक स्टेट जो होता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है जो दो लैंड बॉडीज को जो है समहाउ कनेक्ट करता है, राइट। यू कैन सी कि ताइवान एक लैंड बॉडी है और यहाँ पे एक चाइना है, उसके बीच में जो ताइवान स्टेट है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो है इन दोनों को जो है कनेक्ट करता है, तो उसको जो है स्टेट बोलते हैं। और ताइवान और चाइना को जो स्टेट कनेक्ट करता है उसको जो है ताइवान स्टेट बोलते हैं। तो ये बॉडी जो है, ये कंट्री जो है पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। यू कैन सी कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और ताइवान और चाइना के बीच में यू कैन सी यहाँ पे एक साउथ चाइना सी है। ये क्वाइट इन डिस्प्यूट ये साउथ चाइना सी का रीजन अब तक रहा है। पिछले कुछ सालों से रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे न्यूज आती रही है, ऑल बिकॉज कि चाइना की जो 9 डैश लाइंस हैं, यानी कि चाइना अपने विसिनिटी पे कुछ आइलैंड्स को क्लेम करता है, जिससे उसकी फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है, वियतनाम के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के साथ जापान के साथ चाइना के डिस्प्यूट है। तो ये साउथ चाइना सी का रीजन क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। तो यू कैन सी कि ये ताइवान के ईस्टर्न पार्ट पे पैसिफिक ओशन लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे साउथ चाइना सी है और चाइना को जो है ताइवान से ये ताइवान स्टेट जो है सेपरेट करता है। एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द, जब हम ताइवान पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ईस्ट चाइना सी लोकेटेड है। तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी बॉडीज सराउंडिंग ताइवान लोकेटेड ये हमने देख लिया। बियॉन्ड एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ताइवान के थ्रू पास होता है, इंडिया से तो पास होता है। एज यू नो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड होता है। एंड सिमिलरली ताइवान से भी जो है यू कैन सी इन दिस इमेज कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। तो ये मैपिंग रिलेटेड डिटेल हो गई ताइवान स्पेसिफिक। बियॉन्ड ताइवान के आसपास और भी कंट्रीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है यू कैन सी कि ये लुजॉन स्टेट है, लुजॉन स्टेट, राइट, जो फिलीपींस और ताइवान को जो है कनेक्ट करता है, राइट। तो ये यहाँ पे यू कैन सी ये लुजॉन स्टेट है, जो ये आपका जो है ताइवान है, दिस इज फिलीपींस। तो इनको जो है लुजॉन स्टेट जो है सेपरेट करता है। ताइवान के नॉर्दर्न पार्ट में यू कैन सी कि ये ईस्ट चाइना सी यहाँ लोकेटेड है और इस ईस्ट चाइना सी के ऊपर जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया लोकेटेड है। एंड चाइना और साउथ कोरिया के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको जो है येलो सी बोलते हैं। तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आपको देखना जरूरी है। बियॉन्ड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो सी ऑफ जापान है और ये सी ऑफ जापान जो कोरिया को जो है जापान से अलग करता है। जापान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है एशिया में। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ये इसकी इकोनॉमी जो है स्लिप करके तीसरे से चौथे नंबर पे आ गई है। एशिया की प्रोमिनेंट इकोनॉमी है, तो इस हिसाब से भी जो है जापान इंपॉर्टेंट होता है। जापान जो है 4 आइलैंड्स को मिला के एक कंट्री बनती है और वो आइलैंड है कौन कौन से, होकाइडो, होंशु, शिकोई एंड क्यूशु। तो इस बिहार पे 4 आइलैंड्स है। एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको जो क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है जापान के आइलैंड्स को मेंशन करो नॉर्थ साउथ में। तो HHSK यू कैन ऐसे निमोनिक्स बना लो, HH होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। और जो सबसे बड़ा आइलैंड जापान का है वो है ये आपका होंशु आइलैंड, राइट। तो इस भी आप ये जापान आपका जो लोकेटेड कहाँ पे है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। तो ये तो एक मैपिंग का पर्सपेक्टिव हुआ। अब हम वापस ताइवान पे आते हैं। ताइवान पे हमने देख लिया कि मैप की लोकेशन क्या है। अब देखते हैं इंडिया और ताइवान के बाइलेटरल रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुए हैं। एज आई डिस्कस कि इंडिया और ताइवान के बीच में कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। 1949 के बाद ताइवान का एग्जिस्टेंस ऐसा आया था और ये वन चाइना पॉलिसी के थ्रू, चाइना की अपनी पॉलिसी है जिसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं और ताइवान इसका जो है इंटीग्रल पार्ट है। ईयर 2000 से लेके जो 2019 तक जो इंडिया और ताइवान के जो बाइलेटरल ट्रेड है वो कैसे इवॉल्व हुए, ये वो $1 बिलियन से अब बढ़ के जो ट्रेड वॉल्यूम है अराउंड $7.5 बिलियन का जो ट्रेड इंडिया और ताइवान के बीच में होता है। और बियॉन्ड दैट अभी हमने देखा कि $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सीधा ताइवान का जो है इंडिया में है। 2018 में जो ताइवान और इंडिया के बीच में एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी जिसको बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। ताइवान की बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में फंक्शन करती हैं और वो अराउंड 200 ताइवानीज कंपनीज हैं। सेमीकंडक्टर की मैंने बात की कि ताइवान एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हब है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंडिया का भी ऑफर रिसेंट कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वाइट बढ़ गया। सेमीकॉन समिट की गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस ही PLI स्कीम के थ्रू जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले आने का है क्योंकि इसका अपना एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। सारी इकोनॉमी जो है, मैक्सिमम इकोनॉमी जो है अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बेस्ड ही फंक्शन कर रही हैं। तो उसमें जो है ताइवान हमारी जो है हमें असिस्ट कर सकता है ऐसे टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सेमीकंडक्टर को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि एक एग्रीमेंट साइन कर रही है इंडिया में जो कंपनी सेमीकंडक्टर कंपनीज बनाने के लिए। वो ताइवान की ही कंपनी, सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस बिहाफ पे जो है ताइवान और इंडिया के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। रिसर्च डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में भी जो है इंडिया और ताइवान के बीच में कनेक्टिविटी बन रही है। बियॉन्ड पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, कल्चरल रिलेशनशिप हमारे बेटर, उसके बिहाफ पे जो म्यूचुअल डिग्री रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है इन दोनों के बीच में जो है 2010 में साइन हुआ, यानी कि वहाँ की डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो गई, हम इंडिया की डिग्री हायर एजुकेशन में ताइवान में एक्सेप्टेबल हो गई। ऐसी चीज़ें जो है 2010 तक जो है इंडिया और ताइवान के बीच में जो है ऐसी डील जो है साइन हो चुकी है। बियॉन्ड एक कॉमन कंसर्न दोनों इंडिया और ताइवान के लिए जो है चाइना रहा है। साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन में जो है एक ऑटोनॉमी रहे, एक इंडिपेंडेंस रहे मोबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए, उस हिसाब से भी दोनों के स्ट्रैटेजिक इंटेंस जो कॉमन हो जाते हैं। तो रीजनल स्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, जिसके बिहाफ पे फ्री, ओपन और इंक्लूसिव जो है इंडो पैसिफिक रीजन रहे, उसमें जो है इंडिया और ताइवान के बायलैटरल रिलेशनशिप मर्ज होते हैं। तो इस बिहाफ पे इंडिया और ताइवान एक इंपॉर्टेंट इनके बायलैटरल रिलेशनशिप क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी बिहाफ पे इस न्यूज़ का जो रेलेवेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।